तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का थ्योरी फाउंडेशन का जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चल रहा है उसका हम पार्ट 3 देखेंगे। और आज लास्ट पार्ट होगा मैग्नेट का। जो मैग्नेट चैप्टर स्टार्ट किए थे तो पार्ट 1 पार्ट 2 हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग के रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद पार्ट 4 में क्या करेंगे, मैग्नेट का जो क्वेश्चन आंसर, इससे जो थ्योरी पढ़े हैं अभी, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र भाई को जोड़ने का काम करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, धारा ले जाते चालक में चुंबकीय क्षेत्र दिशा का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए, 4 प्रकार का होता है। दाएं हाथ का नियम, दाहिनी हथेली का नियम, तीसरा है कार की स्क्रू नियम, चौथा है एम्पियर नियम। ठीक है, तो इसको फिर देख लेते हैं। पहला देखिए, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं ये छड़ एक प्रकार का है, यहाँ पे तीर दिखाया गया है, आई है, और ये हमारा दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर की दिशा में दिखा रहा है और चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही हैं। ठीक है, तो इसमें चित्र में चालक को दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें धारा बह रही है। ओके, चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि देखिए कोई रॉड है, छड़ है, तो उसको इस प्रकार से पकड़े कि धारा की दिशा को अंगूठा, जो धारा की दिशा है उसको अंगूठा व चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को उंगलियां दर्शाएं। तो धारा की दिशा को आपका थंब दिखा रहा है, अंगूठा, और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वह उंगलियां दिखा रही हैं। ठीक है, तो इस फिगर से आप दे सकते हैं। तो ये आपका जो है दाएं हाथ का नियम है। आगे है दाहिनी हथेली का नियम। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, दाहिनी हथेली का नियम। तो इसमें क्या करेंगे, एक एन पोल है, एक साउथ पोल है, इसमें हम वाइंडिंग कर दिए हैं। ठीक है, फिगर के अनुसार वाइंडिंग कर दिए हैं। अब इसको दाहिने हाथ का जो हथेली हमारा है, तो ऊपर हम अंगूठा इस तरह कर देंगे और चारों तरफ जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र जो उंगलियां हैं इस तरह अपना बटोर लेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, दाहिने हथेली को परिनालिका के ऊपर इस प्रकार पकड़े कि, परिनालिका के ऊपर इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव को, तथा देख रहे हैं अंगूठा उत्तरी ध्रुव, यानी अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव को, तथा उंगलियां चालक में धारा की दिशा को इंगित करें। जो हमारी उंगलियां हैं चालक में धारा की दिशा को इंगित करें। जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं ये धारा की दिशा को इंगित कर रहे हैं, और ये जो हमारा थंब है, जो अंगूठा है, वह उत्तरी ध्रुव को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो ये दाहिने हथेली का नियम है, राइट हैंड पाम रूल है। आगे देख लेते हैं कार की स्क्रू रूल। ठीक है, कार की स्क्रू रूल क्या होता है, तो दाहिने हाथ से पेंच को कसने की संकल्पना की जाती है। हम अपना दाएं हाथ से पेंच कैसे कसते हैं, स्क्रू ड्राइवर से पेंच को कसते हैं। ठीक है, यदि पेंच आगे बढ़ रहा है, पेंच का डायरेक्शन आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आगे जब बढ़ा रहे हैं तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। जब आगे बढ़ा रहे हैं तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज होगी, दक्षिणावर्त होगी। यदि पेंच बाहर आ रहा है, यानी पेंच को जब हम कस रहे हैं तो दक्षिणावर्त दिशा में है करंट का डायरेक्शन, और जो पेंच को खोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्क्रू को जब खोल रहे हैं तो धारा की दिशा वामावर्त होगी। ठीक है, तो इस नियम से जो आपका कार की स्क्रू नियम है, इससे हम पेज से रिलेटेड हम करंट की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा एम्पियर नियम। ठीक है, तो एम्पियर नियम यह भी इम्पोर्टेंट होता है।
इस नियम के अनुसार दोस्तों हम जो ओवरहेड लाइन में ओवरहेड की जो लाइन जाती है तो उसमें फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन निकालने के उपयोग करते हैं, मतलब निकालने फाइंड करने का काम करते हैं। तो देखिए, यदि यह नियम ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो आपका एम्पियर नियम है, यह ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह कल्पना की जाती है कि आप चालक के ऊपर उड़ रहे हो, मतलब इस तरह जैसे दिखाया गया है फिगर में कि चालक के ऊपर आप उड़ रहे हो, ऐसे फ्लैग की तरफ उड़ रहे हैं आप, है ना। तो जब उड़ रहे हो, आप चालक के ऊपर उड़ रहे हो, यदि एन ध्रुव की दिशा आपके बाएं हाथ की ओर, तो इस तरह का उड़ रहे हैं, तो एन ध्रुव का जो दिशा है आपके बाएं हाथ की ओर हो, तो यह मानना पड़ेगा कि धारा की दिशा आपके पैरों से आपसे सिर की ओर होगी। ठीक है, तो यह मानना पड़ेगा कि धारा की दिशा आपके पैरों से आपके सिर की ओर होगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, ये आपका एम्पियर लॉ हो जाएगा, एम्पियर का नियम। आगे देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो दोस्तों इसी नियम के पर हमारा डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर है वह वर्क करता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं दाहिने हाथ के नियम से एक दूसरे को, जो उंगली है आपका थंब है और 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, तो इसको एक दूसरे को क्या करेंगे 90 डिग्री पे करेंगे। तो यह थंब जो होता है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है, और ये जो है मध्यमा जो आपकी होती है इसे तर्जनी बोलते हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को दिखाती है, और जो ये मध्यमा होती है मिडिल फिंगर, यह डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, इस नियम का प्रयोग चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम का प्रयोग जनित्र में किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यह नियम जनित्र यानी जनरेटर में किया जाता है। दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तीनों यदि समकोण पर, ठीक है, समकोण मतलब तीनों 90 डिग्री पे 90 अंश पे कर दी जाए, तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, तो जो कंडक्टर उसमें घूमता है, रोटर घूमता है, अंगूठा चालक में घूमने की दिशा को इंगित करेगा। तर्जनी जो है उंगली, तर्जनी मतलब अंगूठा और मिडिल फिंगर के बीच में जो उंगली होती है वह तर्जनी होती है। तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। तो तर्जनी उंगली दोस्तों चुंबकीय फील्ड की दिशा को इंगित करेगा। तीसरा है मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंगित करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि थंब क्या दिखाता है दाहिने हाथ के नियम में, और 4 फिंगर क्या दिखाता है, तर्जनी क्या दिखाता है, मध्यमा क्या दिखाता है। ठीक है, आगे है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वह डीसी जो मोटर होती है हमारी, मोटर में मोटर की दिशा को मतलब ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसमें देख सकते हैं बाएं हाथ का दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण में रखेंगे जब, तो ऊपर जो थंब होता है ये फर्स्ट फिंगर होती है, ये सेकंड फिंगर होती है। तो इस नियम का प्रयोग मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह नियम का प्रयोग मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या अन्य शब्दों में कहें तो चालक के घूमने की दिशा, जो चालक रोटेट कर रहा है घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यम अंगुली को समकोण पर चित्रानुसार फैलाते हैं, जो ऊपर फिगर है फिगर के अनुसार फैलाते हैं। तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को इंगित करता है, तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को इंगित करता है। तर्जनी उंगली चुंबकीय फील्ड की दिशा को इंगित करती है। देखिए, तर्जनी जो है वह दाहिने हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम में समान होती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है।
ठीक है। और मध्य उंगली धारा या ईएमएफ की दिशा को इंगित करता है, ठीक है। मध्यमा उंगली धारा या ईएमएफ की दिशा को इंगित करता है, क्योंकि मोटर को क्या करेंगे, करंट को देंगे, ठीक है। डीसी जनरेटर से करंट को लेंगे, तो जनरेटर से हम करंट लेते हैं और मोटर को करंट देते हैं, इसलिए धारा या ईएमएफ की दिशा को इंगित करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? फैराडे का प्रथम नियम तो बहुत ही वीवीआई है। फैराडे के नियम के ही द्वारा सभी जो मोटर जनरेटर है रोटेट करती हैं, है ना। तो पहला नियम है माइकल फैराडे ने के प्रथम नियम के अनुसार बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक को रख दिया जाए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोस्तों इनके पहले के नियम के अनुसार ये हमारा स्टेटर है और इसमें ये रोटर है, तो या तो हम रोटर को घुमाएं या फिर स्टेटर को घुमाएं, तो ये क्या करता है, फ्लक्स जब कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो इनका ये पहला नियम है। फैराडे साहब का दूसरा नियम क्या है? इस नियम का उपयोग वैद्युत मशीनों जिसमें घूमने वाला पुर्जा हो अथवा युक्तियां जिसमें घूमने वाला पुर्जा नहीं हो में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईजी तथा बैक ईएमएफ ईबी का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस नियमानुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की विद्युत वाहक बल की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। देख सकते हैं ई समानुपाती d∅/dt, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे आता है, न्यूमेरिकल आता है, इस जो है ना ये वाला फार्मूला इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। तो ई समानुपाती d∅/dt होता है, या ई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो n आएगा एंड d∅/dt। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है पिछले यूपीपीसीएल के एग्जाम में और आईटीआई के भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो या इसे क्या कहेंगे, n d2 ∅2 - ∅1/dt। जब ∅2 और ∅ में जब डिफरेंस देगा, अंतर देगा, तो इसमें हम अंतर कर देंगे, या बोल्ड। तो n घेरों की संख्या, घेरों नहीं यहाँ फेरों की संख्या होता है ना, टर्न की संख्या होता है n का मान। और फाई तो जानते हैं फ्लक्स है और t हमारा सेकंड है, तो E इंड्यूस ईएमएफ है, तो E बराबर n d∅/dt होता है, इसको हम याद रखेंगे। आगे दोस्तों देख लेते हैं विद्युत तथा चुंबकीय परिपथ में तुलना। तो अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि विद्युत में यह होता है और मैग्नेटिक में जैसे एमएमएफ मैग्नेटिक में होता है, तो इलेक्ट्रिकली में ईएमएफ होता है। तो क्या करेंगे, सेपरेट उन दोनों का तुलना करके हम एक जगह लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये चार्ट बना के अच्छे से दोनों में तुलना को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, विद्युत परिपथ और इधर चुंबकीय परिपथ। तो पहला नंबर में क्या है, देखिए धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R होता है। देख सकते हैं I बराबर होता है ना, I बराबर V/R होता है, किसमें, वैद्युत में। तो वही चुंबकीय में क्या होता है, तो हम बताएं चुंबकीय में I की जगह फाई हो जाता है और V की जगह MMF हो जाता है, ठीक है, और R की जगह रिलक्टेंस हो जाता है, तो S से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं I बराबर EMF बटे रेजिस्टेंस यानी V/R, यहाँ फ्लक्स बराबर MMF बटे रिलक्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फार्मूले हैं, इसे आप लोग अच्छे से सभी को नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। दूसरा है EMF, मतलब विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रिकल में, इसमें होता है MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तीसरा धारा घनत्व मतलब एरिया बटे मीटर स्क्वायर होता है, और इसमें फ्लक्स घनत्व होता है φ/A होता है, ठीक है। जैसे इसमें होता है ना J बराबर I/A का स्क्वायर होता है, और इसमें जो होता है B बराबर φ/A होता है, ठीक है। आगे है चौथा
इसमें प्रतिरोध R बराबर रो L बटे A होता है। अब इसमें रिलक्टेंस, क्योंकि R का उसमें होता है सेम रिलक्टेंस होता है, तो S बराबर L बाई म्यू A होता है। ठीक है, आगे है इसमें कंडक्टेंस यानी G बराबर 1/R होता है ना। तो इसमें कंडक्टेंस के सिमिलर परमियंस होता है, तो परमियंस बराबर 1/रिलक्टेंस होता है। तो मेनली ये सब अंतर होते हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा और इसे सभी को अच्छे से ज़रूर याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। आगे दोस्तों हैं प्रेरित ईएमएफ के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके प्रकार। तो प्रेरित ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला डायनमोमीटर ईएमएफ मतलब डायनेमिक ईएमएफ, डायनेमिक, है ना, डायनेमिक ईएमएफ यानी घूर्णी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए डायनेमिक ईएमएफ चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति से उत्पन्न होता है। तो ईएमएफ बराबर बी एल वी साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, बी एल वी साइन थीटा। जहाँ रोटेटिंग का होगा तो ए फार्मूला लगाएंगे बी एल वी साइन थीटा, जहाँ बी फ्लक्स घनत्व, एल चालक की लंबाई, भी चालक की गति। तो डायनेमिक ईएमएफ की इकाई वोल्ट में व्यक्त की जाती है ना, इसको याद रखिएगा। डायनेमिक ईएमएफ जो होता है उसकी इकाई वोल्ट में व्यक्त की जाती है। अब आगे है एस्थेटिक ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर में मेनली यह प्रयोग किया जाता है, उसमें एस्थेटिक ईएमएफ प्रयोग किया जाता है। तो एस्थेटिक ईएमएफ यांत्रिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से निर्मित होता है। इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर युक्ति के विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही वीवीआई है। एस्थेटिक ईएमएफ का प्रयोग केवल ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग करते हैं, बाकी किसी में नहीं होता है, कोई मशीन में नहीं होता है। सभी मशीन में डायनेमिक ईएमएफ बल द्वारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। आगे है स्थिर विद्युतीय वाहक बल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार है। पहला स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के द्वारा उत्पन्न वह उपयोगी फ्लक्स जो कुंडली में स्वयं में एमएमएफ उत्पन्न करने के लिए खर्च किया जाता है। यानी जब किसी प्राइमरी वाइंडिंग में हम उसको क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ जो है जनरेट हो जाता है ना। तो स्वयं एमएमएफ एवं उत्पन्न करने के लिए खर्च किया जाता है, उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वप्रेरण। कुंडली आप देख सकते हैं इसको स्वप्रेरण का, जहाँ एन कुंडली में टर्नों की संख्या को दर्शाता है, एल जो है एल को तथा एल को एक स्थिरांक है, स्वप्रेरण गुणांक को प्रदर्शित करता है। तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना स्वप्रेरण का। तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल्फ लीकेज परिघटना का परिणाम है। स्वप्रेरण गुणांक का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। दूसरा है परस्पर प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न फ्लक्स का प्रेरण प्रक्रिया को दूसरे वाइंडिंग पर साझा होने पर उत्पन्न प्रभाव को परस्पर प्रेरण कहते हैं। दोस्तों जैसे ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में पहले प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई हम देते हैं तो इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। जैसे पहला हम देखे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, स्वप्रेरक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इसके थ्रू मतलब फ्लक्स के थ्रू क्या जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स क्रिएट होता है। तो इसमें जो इंड्यूस होता है इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, परस्पर प्रेरण करते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे है, एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न फ्लक्स का प्रेरण प्रक्रिया से दूसरी वाइंडिंग पर साझा होने पर उत्पन्न प्रभाव परस्पर प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइमरी है, इससे क्या हो रहा है, सेकेंडरी में यहाँ जा रहा है, तो इससे जो उत्पन्न हो रहा है देख सकते हैं ये प्राइमरी कुंडली है। अब इसके थ्रू ये सेकेंडरी कुंडली में इसका फ्लक्स चला जा रहा है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। तो एक जो पैरामीटर है ट्रांसफार्मर है,
ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। परस्पर प्रेरण की एम से दर्शाते हैं, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं शैथिल्य हिस्टैरिसीस क्या होता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस का BH कर्व बनता है ना, तो वही हिस्टैरिसीस। देखिए, किसी पदार्थ की वह विशेषता जो चुंबकीय क्षेत्र को शून्य पर लाने के लिए विपरीत दिशा में खर्च की गई ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने या हटाने पर जो मैग्नेटाइजेशन का पीछे रह जाना शैथिल्य या हिस्टैरिसीस कहलाता है। जो B से H का पीछे रह जाना, उसी को क्या कहते हैं, पीछे रह जाना। जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, उसे पीछे रह जाना शैथिल्य या हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टैरिसीस का ये जो फिगर है, ये देखिए सैचुरेशन पॉइंट है, एक कोहेसिव निग्रह बल होता है, यहीं पे रेसिडुअल जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना, ये बच जाता है, तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे B होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये सैचुरेशन पॉइंट इधर नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, ये सैचुरेशन पॉइंट है। तो इससे रिलेटेड टर्म देख लेते हैं। देखिए, नर्म लोहे के लिए शैथिल्य लूप छोटा होता है, ये ITI में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो ये जरूर पूछेगा। नर्म लोहे के लिए शैथिल्य लूप छोटा होता है, पूछ देगा। नर्म लोहे के लिए शैथिल्य लूप क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है। तो आप बताएंगे नर्म लोहे के लिए शैथिल्य लूप छोटा होता है, नेरो होता है। ठीक है, वहीं कठोर चुंबक के लिए शैथिल्य लूप बड़ा होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत VVI है। तीसरा है पॉइंट, दूसरे शब्दों में कठोर चुंबक हेतु जो कोहर्सिव फोर्स या रिटेंटिविटी होती है, दोनों अधिक होना चाहिए। दोस्तों, जो कोहर्सिव फोर्स होता है वह अस्थायी चुंबक के लिए कम से कम रहेगा, तो हमारा अस्थायी चुंबक अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी दक्षता अधिक होगी। वहीं अगर कठोर चुंबक है तो उसमें बात करें तो कोहेसिव फोर्स और रिटेंटिविटी का मान अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आगे है बिंदु A, संतृप्ता बिंदु है। जो बिंदु A दिखाया गया है, यहाँ पे ये संतृप्ता यानी सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से और अधिक चुंबक संभव नहीं होता, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो सैचुरेशन है, अब वहाँ से ज़्यादा चुंबक हम को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, है ना, सैचुरेशन पॉइंट हो गया। उसके बाद चुंबक सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद कोई मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट नहीं करता है। आगे देख लेते हैं शैथिल्य लॉसेस। तो शैथिल्य हानियाँ क्या होती है। शैथिल्य हानि BH कर्व के बराबर होती है। हिस्टैरिसीस के कारण ऊर्जा में क्षति होती है, जो लोहे में ताप के रूप में प्रकट की जाती है। मशीन इस हानि से गर्म हो जाती है, जिससे मशीन की दक्षता घट जाती है। ठीक है, इसे WH द्वारा निरूपित करते हैं। तो WH बराबर क्या होता है, नीटा B मैक्स 1.6 FV होता है, जहाँ जो नीटा होता है वह शैथिल्य गुणांक होता है, B मैक्स अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है, मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, V आयतन दर्शाता है, वॉल्यूम ऑफ कोर दर्शाता है मीटर क्यूब में। दोस्तों, आगे है हमारा जो विद्युत परिपथ में और चुंबकीय परिपथ में कितना रहना चाहिए। तो जो सिलिकॉन स्टील का मान होता है सबसे अच्छा होता है 0.01, ये होता है हमारा जो सिलिकॉन स्टील का जो प्रयोग करते हैं। और देख सकते हैं रोट आयरन का ज़्यादा 0.004 होता है, एनिल कास्ट स्टील का 0.008 होता है, माइल्ड स्टील का 0.009 होता है, हार्ड कार्बन स्टील का 0.012 होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील होता है उपयुक्त होता है। आगे देख सकते हैं शैथिल्य हानि को कम करने के उपाय। तो अगर लॉसेस हो जाता है, शैथिल्य लॉस हो जाता है, तो उसे हम कैसे कम करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कम शैथिल्य स्थिरांक या गुणांक वाली पदार्थ काम में लेंगे। सारणी उपयोग वर्णित है, ऊपर सारणी में दिया गया है। तो कम शैथिल्य स्थिरांक यानी गुणांक वाला पदार्थ लेंगे। ठीक है, स्टील में सामान्यतः सिलिकॉन की मात्रा 3.8% से 4.6% मिलाई जाती है, क्योंकि इसके शैथिल्य गुणांक का मान बहुत कम होता है ना, इसे याद रखेंगे। आगे दोस्तों भंवर धारा।
जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस में दो प्रकार की हानियाँ होती है। एक एडी करंट लॉस होती है जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। दूसरा अभी देखे हैं हिस्टैरिसीस लॉस जिसे हम शैथिल हानियाँ कहते हैं। तो भंवर धारा हानि देख लेते हैं। कोर को जब अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो लेंज के नियमानुसार लोहे के कोर में भी प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जिससे प्रवाहित धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, जब कोर में अस्थायी मैग्नेट क्षेत्र में घुमाया जाता है तो लेंज के नियमानुसार लोहे के कोर में भी क्या हो जाता है, एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रवाहित धारा को भंवर धारा कहते हैं। चूँकि यह पृष्ठ धारा भंवर के आकार में गोल रहता है इसलिए इन्हें भंवर धारा कहते हैं। धारा अधिक हानि से I²R लॉसेज भी बढ़ जाता है जिससे मेन इफिशियंसी घट जाती है। ठीक है, तो भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, भंवर धारा हानि को कम करने के उपाय के लिए कोर को लेमिनेट करते हैं या वार्निश कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और ITI के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ चुका है कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो कोर को लेमिनेट कर देते हैं और हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर में मिला देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखेंगे आप। आगे है लेंज का नियम। तो लेंज के नियमानुसार जब किसी चालक में विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है तो इसके द्वारा चलने वाली धारा उत्पन्न करने वाली शक्ति का ही विरोध करती है। ठीक है, तो उत्पन्न EMF सदैव विरोधी प्रकार का होता है। जो उत्पन्न EMF होता है वह सदैव विरोधी प्रकार का होता है। ठीक है, तो E बराबर -N/dφ/dt जो माइनस होता है वह लेंज के नियम को दर्शाता है इसमें। तो अभी देखें फैराडे का जो दूसरा नियम था यही था, तो इसका जो माइनस होता है लेंज के नियम को दर्शाता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो E बराबर -N/dφ/dt जहाँ E प्रेरित EMF है और माइनस लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग। तो विद्युत चुंबक के कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होते हैं, विद्युत घंटी में होता है, सर्किट ब्रेकर में होता है, क्रेन में होता है, रिले में होता है, प्लंजर में होता है, ट्यूबलाइट में होता है। ट्यूबलाइट में अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट आ जाए हैं, पहले दोस्तों आता था चोक वाली ट्यूबलाइट, तो उसमें प्रयोग आ रहा था एक विद्युत चुंबक का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 4 में क्या करेंगे, चुंबक से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं उसको हम इस वीडियो में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 to 3 अगर 3 तो देख रहे हैं, अगर 1 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो स्किप क्या करके 1 2 पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और पार्ट 4 में सभी जो भी थ्योरी कराए हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।